हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। घर के सभी बड़े मुस्कुराते हुए आरजू और कार्तिक की लड़ाई देख रहे थे। सबको तो पहले से ही पता था कि आगे चलकर इन दोनों की शादी होने वाली है, पर दोनों अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करते थे। पर इससे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बचपन से वह सब एक साथ पले बड़े थे, तो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक और लड़ाई झगड़ा उन सब के लिए नॉर्मल ही था। वही सुकून मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप ऐसे नहीं हार सकते, आपको लड़ना होगा। कार्तिक ने मुंह बनाकर अपने ऊपर बैठी आरजू को देखा, जो किसी जंगली शेरनी की तरह उसके बालों को खींच रही थी। कार्तिक ने मुंह बनाकर साक्षी जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी आंटी, बचा लो मुझे अपनी बेटी से, वरना यह आज मेरे खूबसूरत बालों को पूरी तरह से मेरे सर से उखाड़ कर मुझे गंजा कर देगी। कार्तिक की बात सुनकर साक्षी जी ने एक नजर आरजू की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी कार्तिक के बालों को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, आरजू ये क्या हरकत है, हमने कहा छोड़ो तुम कार्तिक को। आरजू ने साक्षी जी को घूरते हुए कहा, बड़ी माँ आप इस गधे की तरफदारी मत कीजिए, आपने देखा ना इसलिए मुझे चुड़ैल कहा, और आप कह रही है कि मैं इसे छोड़ दूं। आरजू ने गुस्से से कहा और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। साक्षी जी ने आरजू को समझाते हुए कहा, आरजू वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, उसके लिए तुम इस तरह से उसके बालों को नहीं खींच सकती बेटा, वह तुम्हारा होने वाला पति है, तुम सुधर जाओ। आरजू ने कार्तिक के बालों को और ज्यादा जोर से खींचते हुए कहा, अगर यह शादी के बाद भी ऐसा ही करेगा तो मैं इसी तरह से इसे सबक सिखा दूंगी, मैं तो इसे बेलन से मारूंगी। इतना कहकर वो और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। कार्तिक ने दर्द से चिल्लाते हुई, चुड़ैल कहीं कि तुम मुझे बेलन से मरोगी, खाना बनाना तो आता नहीं, बेलन का कैसे यूज करोगी, कभी किचन में पानी लेने के लिए भी गई हो। इतना कहकर कार्तिक आरजू को घूरने लगा। वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। अशोक जी और सीता जी अपने बच्चों को इतना खुश देखकर खुद भी खुश थे। अब उनके घर की खुशियां वापस लौट आई थी। अब बस वह अपने पोते पोतियों का घर बसते हुए देखना चाहते थे, और सब लोगों ने अपने लिए अपने पार्टनर्स तो ढूंढ ही लिए थे। अब बस उनकी शादी करवाना बाकी रह गया था। वह भी वह लोग तभी कर सकते थे जब उनके पोते खुद तैयार हो, क्योंकि वह लोग उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। काफी देर बाद साक्षी जी ने आखिरकार आरजू के हाथों से कार्तिक को बचा ही लिया, पर आरजू अभी भी कार्तिक को घूर रही थी। वही कार्तिक मजे से कचौरी खा रहा था, जो कि साक्षी जी ने उसके लिए बनाई थी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। घर के सभी बड़े मुस्कुराते हुए आरजू और कार्तिक की लड़ाई देख रहे थे। सबको तो पहले से ही पता था कि आगे चलकर इन दोनों की शादी होने वाली है, पर दोनों अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करते थे। पर इससे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बचपन से वह सब एक साथ पले बड़े थे, तो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक और लड़ाई झगड़ा उन सब के लिए नॉर्मल ही था। वही सुकून मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप ऐसे नहीं हार सकते, आपको लड़ना होगा। कार्तिक ने मुंह बनाकर अपने ऊपर बैठी आरजू को देखा, जो किसी जंगली शेरनी की तरह उसके बालों को खींच रही थी। कार्तिक ने मुंह बनाकर साक्षी जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी आंटी, बचा लो मुझे अपनी बेटी से, वरना यह आज मेरे खूबसूरत बालों को पूरी तरह से मेरे सर से उखाड़ कर मुझे गंजा कर देगी। कार्तिक की बात सुनकर साक्षी जी ने एक नजर आरजू की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी कार्तिक के बालों को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, आरजू ये क्या हरकत है, हमने कहा छोड़ो तुम कार्तिक को।
आरजू ने साक्षी जी को घूरते हुए कहा, बड़ी माँ आप इस गधे की तरफदारी मत कीजिए, आपने देखा ना इसलिए मुझे चुड़ैल कहा और आप कह रही है कि मैं इसे छोड़ दूं। आरजू ने गुस्से से कहा और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। साक्षी जी ने आरजू को समझाते हुए कहा, आरजू वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, उसके लिए तुम इस तरह से उसके बालों को नहीं खींच सकती बेटा, वह तुम्हारा होने वाला पति है, तुम सुधर जाओ। आरजू ने कार्तिक के बालों को और ज्यादा जोर से खींचते हुए कहा, अगर यह शादी के बाद भी ऐसा ही करेगा तो मैं इसी तरह से इसे सबक सिखा दूंगी, मैं तो इसे बेलन से मारूंगी। इतना कहकर वो और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। कार्तिक ने दर्द से चिल्लाते हुई, चुड़ैल कहीं कि तुम मुझे बेलन से मरोगी, खाना बनाना तो आता नहीं, बेलन का कैसे यूज करोगी, कभी किचन में पानी लेने के लिए भी गई हो। इतना कहकर कार्तिक आरजू को घूरने लगा। वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। अशोक जी और सीता जी अपने बच्चों को इतना खुश देखकर खुद भी खुश थे। अब उनके घर की खुशियां वापस लौट आई थी। अब बस वह अपने पोते पोतियों का घर बसते हुए देखना चाहते थे और सब लोगों ने अपने लिए अपने पार्टनर्स तो ढूंढ ही लिए थे, अब बस उनकी शादी करवाना बाकी रह गया था। वह भी वह लोग तभी कर सकते थे जब उनके पोते खुद तैयार हो, क्योंकि वह लोग उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। काफी देर बाद साक्षी जी ने आखिरकार आरजू के हाथों से कार्तिक को बचा ही लिया, पर आरजू अभी भी कार्तिक को घूर रही थी। वही कार्तिक मजे से कचौरी खा रहा था जो कि साक्षी जी ने उसके लिए बनाई थी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। घर के सभी बड़े मुस्कुराते हुए आरजू और कार्तिक की लड़ाई देख रहे थे। सबको तो पहले से ही पता था कि आगे चलकर इन दोनों की शादी होने वाली है, पर दोनों अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करते थे। पर इससे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बचपन से वह सब एक साथ पले बड़े थे, तो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक और लड़ाई झगड़ा उन सब के लिए नॉर्मल ही था। वही सुकून मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप ऐसे नहीं हार सकते, आपको लड़ना होगा। कार्तिक ने मुंह बनाकर अपने ऊपर बैठी आरजू को देखा जो किसी जंगली शेरनी की तरह उसके बालों को खींच रही थी। कार्तिक ने मुंह बनाकर साक्षी जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी आंटी बचा लो मुझे अपनी बेटी से, वरना यह आज मेरे खूबसूरत बालों को पूरी तरह से मेरे सर से उखाड़ कर मुझे गंजा कर देगी। कार्तिक की बात सुनकर साक्षी जी ने एक नजर आरजू की तरफ देखा जो बिल्कुल भी कार्तिक के बालों को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, आरजू ये क्या हरकत है, हमने कहा छोड़ो तुम कार्तिक को। आरजू ने साक्षी जी को घूरते हुए कहा, बड़ी माँ आप इस गधे की तरफदारी मत कीजिए, आपने देखा ना इसलिए मुझे चुड़ैल कहा और आप कह रही है कि मैं इसे छोड़ दूं। आरजू ने गुस्से से कहा और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। साक्षी जी ने आरजू को समझाते हुए कहा, आरजू वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, उसके लिए तुम इस तरह से उसके बालों को नहीं खींच सकती बेटा, वह तुम्हारा होने वाला पति है, तुम सुधर जाओ। आरजू ने कार्तिक के बालों को और ज्यादा जोर से खींचते हुए कहा, अगर यह शादी के बाद भी ऐसा ही करेगा तो मैं इसी तरह से इसे सबक सिखा दूंगी, मैं तो इसे बेलन से मारूंगी। इतना कहकर वो और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। कार्तिक ने दर्द से चिल्लाते हुई, चुड़ैल कहीं कि तुम मुझे बेलन से मरोगी, खाना बनाना तो आता नहीं, बेलन का कैसे यूज करोगी, कभी किचन में पानी लेने के लिए भी गई हो। इतना कहकर कार्तिक आरजू को घूरने लगा। वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। अशोक जी और सीता जी अपने बच्चों को इतना खुश देखकर खुद भी खुश थे। अब उनके घर की खुशियां वापस लौट आई थी। अब बस वह अपने पोते पोतियों का घर बसते हुए देखना चाहते थे और सब लोगों ने अपने लिए अपने पार्टनर्स तो ढूंढ ही लिए थे, अब बस उनकी शादी करवाना बाकी रह गया था। वह भी वह लोग तभी कर सकते थे जब उनके पोते खुद तैयार हो, क्योंकि वह लोग उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। काफी देर बाद साक्षी जी ने आखिरकार आरजू के हाथों से कार्तिक को बचा ही लिया, पर आरजू अभी भी कार्तिक को
घूर रही थी वही कार्तिक मजे से कचौरी खा रहा था जो कि साक्षी जी ने उसके लिए बनाई थी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। घर के सभी बड़े मुस्कुराते हुए आरजू और कार्तिक की लड़ाई देख रहे थे। सबको तो पहले से ही पता था कि आगे चलकर इन दोनों की शादी होने वाली है, पर दोनों अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करते थे। पर इससे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बचपन से वह सब एक साथ पले बड़े थे, तो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक और लड़ाई झगड़ा उन सब के लिए नॉर्मल ही था। वही सुकून मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप ऐसे नहीं हार सकते, आपको लड़ना होगा। कार्तिक ने मुंह बनाकर अपने ऊपर बैठी आरजू को देखा, जो किसी जंगली शेरनी की तरह उसके बालों को खींच रही थी। कार्तिक ने मुंह बनाकर साक्षी जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी आंटी, बचा लो मुझे अपनी बेटी से, वरना यह आज मेरे खूबसूरत बालों को पूरी तरह से मेरे सर से उखाड़ कर मुझे गंजा कर देगी। कार्तिक की बात सुनकर साक्षी जी ने एक नजर आरजू की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी कार्तिक के बालों को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, आरजू ये क्या हरकत है? हमने कहा छोड़ो तुम कार्तिक को। आरजू ने साक्षी जी को घूरते हुए कहा, बड़ी माँ आप इस गधे की तरफदारी मत कीजिए, आपने देखा ना इसलिए मुझे चुड़ैल कहा और आप कह रही है कि मैं इसे छोड़ दूं। आरजू ने गुस्से से कहा और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। साक्षी जी ने आरजू को समझाते हुए कहा, आरजू वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, उसके लिए तुम इस तरह से उसके बालों को नहीं खींच सकती बेटा, वह तुम्हारा होने वाला पति है, तुम सुधर जाओ। आरजू ने कार्तिक के बालों को और ज्यादा जोर से खींचते हुए कहा, अगर यह शादी के बाद भी ऐसा ही करेगा तो मैं इसी तरह से इसे सबक सिखा दूंगी, मैं तो इसे बेलन से मारूंगी। इतना कहकर वो और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। कार्तिक ने दर्द से चिल्लाते हुई, चुड़ैल कहीं कि तुम मुझे बेलन से मरोगी, खाना बनाना तो आता नहीं, बेलन का कैसे यूज करोगी, कभी किचन में पानी लेने के लिए भी गई हो? इतना कहकर कार्तिक आरजू को घूरने लगा। वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। अशोक जी और सीता जी अपने बच्चों को इतना खुश देखकर खुद भी खुश थे। अब उनके घर की खुशियां वापस लौट आई थी। अब बस वह अपने पोते पोतियों का घर बसते हुए देखना चाहते थे, और सब लोगों ने अपने लिए अपने पार्टनर्स तो ढूंढ ही लिए थे। अब बस उनकी शादी करवाना बाकी रह गया था। वह भी वह लोग तभी कर सकते थे जब उनके पोते खुद तैयार हो, क्योंकि वह लोग उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। काफी देर बाद साक्षी जी ने आखिरकार आरजू के हाथों से कार्तिक को बचा ही लिया, पर आरजू अभी भी कार्तिक को घूर रही थी। वही कार्तिक मजे से कचौरी खा रहा था, जो कि साक्षी जी ने उसके लिए बनाई थी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। घर के सभी बड़े मुस्कुराते हुए आरजू और कार्तिक की लड़ाई देख रहे थे। सबको तो पहले से ही पता था कि आगे चलकर इन दोनों की शादी होने वाली है, पर दोनों अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करते थे। पर इससे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बचपन से वह सब एक साथ पले बड़े थे, तो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक और लड़ाई झगड़ा उन सब के लिए नॉर्मल ही था। वही सुकून मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप ऐसे नहीं हार सकते, आपको लड़ना होगा। कार्तिक ने मुंह बनाकर अपने ऊपर बैठी आरजू को देखा, जो किसी जंगली शेरनी की तरह उसके बालों को खींच रही थी। कार्तिक ने मुंह बनाकर साक्षी जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी आंटी, बचा लो मुझे अपनी बेटी से, वरना यह आज मेरे खूबसूरत बालों को पूरी तरह से मेरे सर से उखाड़ कर मुझे गंजा कर देगी। कार्तिक की बात सुनकर साक्षी जी ने एक नजर आरजू की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी कार्तिक के बालों को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, आरजू ये क्या हरकत है? हमने कहा छोड़ो तुम कार्तिक को।
आरजू ने साक्षी जी को घूरते हुए कहा, बड़ी माँ आप इस गधे की तरफदारी मत कीजिए, आपने देखा ना इसलिए मुझे चुड़ैल कहा और आप कह रही है कि मैं इसे छोड़ दूं। आरजू ने गुस्से से कहा और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। साक्षी जी ने आरजू को समझाते हुए कहा, आरजू वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, उसके लिए तुम इस तरह से उसके बालों को नहीं खींच सकती बेटा, वह तुम्हारा होने वाला पति है, तुम सुधर जाओ। आरजू ने कार्तिक के बालों को और ज्यादा जोर से खींचते हुए कहा, अगर यह शादी के बाद भी ऐसा ही करेगा तो मैं इसी तरह से इसे सबक सिखा दूंगी, मैं तो इसे बेलन से मारूंगी। इतना कहकर वो और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। कार्तिक ने दर्द से चिल्लाते हुई, चुड़ैल कहीं कि तुम मुझे बेलन से मरोगी, खाना बनाना तो आता नहीं, बेलन का कैसे यूज करोगी, कभी किचन में पानी लेने के लिए भी गई हो। इतना कहकर कार्तिक आरजू को घूरने लगा। वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। अशोक जी और सीता जी अपने बच्चों को इतना खुश देखकर खुद भी खुश थे। अब उनके घर की खुशियां वापस लौट आई थी। अब बस वह अपने पोते पोतियों का घर बसते हुए देखना चाहते थे और सब लोगों ने अपने लिए अपने पार्टनर्स तो ढूंढ ही लिए थे, अब बस उनकी शादी करवाना बाकी रह गया था। वह भी वह लोग तभी कर सकते थे जब उनके पोते खुद तैयार हो, क्योंकि वह लोग उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। काफी देर बाद साक्षी जी ने आखिरकार आरजू के हाथों से कार्तिक को बचा ही लिया, पर आरजू अभी भी कार्तिक को घूर रही थी। वही कार्तिक मजे से कचौरी खा रहा था जो कि साक्षी जी ने उसके लिए बनाई थी। अरमान और सुकून भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरमान हमेशा की तरह सिर्फ सलाद और फ्रूट ही खा रहा था, उसे अनहेल्थी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी और अरमान की वजह से ही सुकून बेचारी भी वही सब खा रही थी जो कि अरमान खा रहा था, क्योंकि अरमान सुकून की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसलिए वह सुकून को ऑयली फूड ज्यादा नहीं खाने देता था। खासकर के बाहर का फास्ट फूड। जब भी सुकून को कुछ खाना होता था वह चुपके से खा लेती थी, फिर भी उसके बारे में अरमान को खबर हो ही जाती थी, जिसके बाद सुकून को अरमान की पनिशमेंट मिलती थी। पर सुकून अपने मुंह के टेस्ट के कारण मजबूर थी, कभी कभार वह सजा मिलने वाली है ये जानते हुए भी बाहर की चीजें खा लेती थी, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं होता था। वही आरजू को तो हेल्थी चीजों से सख्त नफरत थी, उसे वही चीजें पसंद थी जो कि पूरी बॉडी के लिए खराब थी। पर आरजू इस बात से ज्यादा खुश थी कि चाहे वह कितना ही ऑयली फूड क्यों ना खा ले, उसकी बॉडी पर फैट जमा नहीं होता था, वह हमेशा की तरह पतली ही रहती थी, जिस वजह से वह मन भर के सब कुछ खा लेती थी। कार्तिक भी उसे रोकता तो पता नहीं था, क्योंकि वह खुद भी उसी तरह की चीजें खाता था। दोनों की जोड़ी एकदम झकास थी। कुछ देर बाद सब लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। अरमान ने सुकून का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा घर से बाहर निकल गया। आज अरमान सुकून को उसके कॉलेज छोड़ने वाला था। वीरा को देखकर वंश जो कॉफी पी रहा था उसकी सारी कॉफी अचानक से मुंह से बाहर आ गई। वहीं वीरा मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है। इससे पहले कि वो और कुछ सोचता वीरा अदा से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था, सिंपल कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उसकी खूबसूरती में खो गया, पर दूसरे ही पर यह याद आते हैं कि इस लड़की ने उसके साथ क्या किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं उसका गुस्से से लाल और हैंडसम चेहरा देखकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी कहो बंदा है बड़ा हैंडसम। वीरा अपने कदम वंश की तरफ बढ़ा रही थी। वही वीरा को अपनी तरफ आता देख वंश ने मन ही मन कहा, कहीं ये चुड़ैल और कुछ तो नहीं करना चाहती। तभी उसके पास अचानक से वीरा आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि बंद कुछ सोचता भी रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो हैंडसम, क्या मुझे भूल गए। उसने काफी सेडिक्टिव तरीके से कहा। वंश ने अपना थूक भटकते हुए गुजरात की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो करनी है, तुम हो ही
इतने हैंडसम कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता, तुम नहीं जानते जब से तुम्हें देखा है दिल में उथल पुथल मच गए हैं और दिल अब सिर्फ तुम्हें देखने को चाहता है। देखो, आज मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो गई, तुम मेरे सामने खड़े हो। क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने जो इतने हॉट बंदे पैदा हो गए तुम, वंश ने गुस्से से कहा। कितनी बेशरम हो तुम, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तो मुझे पता है, पर तुम कितने शर्मीले हो, दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाओ, वह भी बिना नमक लगाकर। वीरा की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती एक शरीफ घर के लड़की के साथ इस तरह की बातें कर रही हो। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सामने तुम जैसा हैंडसम बंदा हो तो किसी की भी नियत बिगड़ जाए, फिर तो मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ तुम्हारे हिसाब से, तो फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही वीरा की बातें सुनकर उसे शायद में शर्म आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और बहनों के साथ रहा था, जिस वजह से लड़कियों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए इस बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी। और वीरा खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, देखो तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बेवजह बहस करके पर कोई तमाशा नहीं करना। वीरा ने मुस्कुराते हुए अपने कदम उसके और करीब बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ तमाशा करना ही कौन चाहता है, मैं तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, समझ नहीं आता क्या, वंश ने गुस्से से कहा। देखो, मुझे ना तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना है ना ही कोई तमाशा, इसलिए तुम अब जहां से आई हो बाहर निकलो। वीरा ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे घर का रास्ता तो तुम्हारे दिल में है क्या, मैं तुम्हारे दिल के अंदर आ जाओ, वंश ने गुस्से से कहा। कितनी बेशरम हो तुम, वीरा ने कहा। चलो एक कमरा बुक करो, फिर बताती हूँ कितनी बेशरम हूँ। वंश ने भी राखी बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम और प्यारा लग रहा था। वंश के शर्माते हुए चेहरे को देखकर भी राखी हंसी छूट रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसने आगे बढ़कर अचानक से वंश को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचा। वंश के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह वीरा के पास खींचा चला गया। इससे पहले कि वह कुछ करता है या कहता, वीरा ने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे और उसे प्यार से किस करने लगे। 440 वोल्ट का झटका ही लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। वही उस कॉफी शॉप में मौजूद हर एक इंसान उन दोनों को ही देख रहा था। कुछ उन दोनों को देखकर सीटी बजा रहे थे, तो कुछ लोग उन दोनों को देखकर बेशर्म कह रहे थे। वही वंश किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा था और वीरा बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी। वंश भी मदहोश हो रहा था, पर वह उसे खुद किस नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ उसके नाजुक और नर्म होठों को अपने होठों पर महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब वंश को एहसास हुआ कि वीरा क्या कर रही है, तब उसने झटके से वीरा को खुद से अलग किया और गुस्से से उसे घूरने लगा। वही भी राखी चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वंश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने नजर इधर उधर घुमा कर देखा तो सभी लोग उन दोनों को ही घूर रहे थे। सब लोगों को इस तरह से खुद की तरफ देखा था देखकर बेचारे बांस को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह हो गया था। वीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, टमाटर बहुत महंगे हैं, इसलिए अपने गुलाबी गालों को संभाल कर रखो, वरना कोई टमाटर समझ कर ले जाएगा। इतना कहकर उसने वंश की तरफ देखकर आंख मारी। वही वंश जो पहले से ही उससे गुस्सा था, उसने घूर कर वीरा को देखा। बदले में वीरा ने उसे एक फ्लाइंग किस दे दी। वंश के होठों पर भी राखी लिपस्टिक लग गई थी, जिसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं था। सभी लोग उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। वंश का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया था। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी यहाँ से कहीं भाग जाए, पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है।
आज के लिए बस इतना ही। मैं हॉस्पिटल में हूँ भाई, मैं और बड़ा था पर नहीं लिख सकती, कल पक्का लिख दूंगी, मुझे कल तक छुट्टी मिल जाएगी। हाय गाइस, कैसी हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीरा को देखकर वंश जो कॉफी पी रहा था उसकी सारी कॉफी अचानक से मुंह से बाहर आ गई। वहीं वीरा मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है? इससे पहले कि वो और कुछ सोचता वीरा अदा से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। सिंपल कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उसकी खूबसूरती में खो गया, पर दूसरे ही पर यह याद आते हैं कि इस लड़की ने उसके साथ क्या किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं उसका गुस्से से लाल और हैंडसम चेहरा देखकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी कहो, बंदा है बड़ा हैंडसम। वीरा अपने कदम वंश की तरफ बढ़ा रही थी। वही वीरा को अपनी तरफ आता देख वंश ने मन ही मन कहा, कहीं ये चुड़ैल और कुछ तो नहीं करना चाहती। तभी उसके पास अचानक से वीरा आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि बंद कुछ सोचता भी रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो हैंडसम, क्या मुझे भूल गए? उसने काफी सेडिक्टिव तरीके से कहा। वंश ने अपना थूक भटकते हुए गुजरात की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो करनी है, तुम हो ही इतने हैंडसम कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। तुम नहीं जानते, जब से तुम्हें देखा है दिल में उथल पुथल मच गए हैं और दिल अब सिर्फ तुम्हें देखने को चाहता है। देखो आज मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो गई। तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने जो इतने हॉट बंदे पैदा हो गए तुम? वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मुझे पता है, पर तुम कितने शर्मीले हो, दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाओ, वह भी बिना नमक लगाकर। वीरा की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती एक शरीफ घर के लड़की के साथ इस तरह की बातें कर रही हो? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सामने तुम जैसा हैंडसम बंदा हो तो किसी की भी नीयत बिगड़ जाए, फिर तो मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ तुम्हारे हिसाब से, तो फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही वीरा की बातें सुनकर उसे शायद में शर्म आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और बहनों के साथ रहा था, जिस वजह से लड़कियों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए इस बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी। और वीरा खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, देखो तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बेवजह बहस करके यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना। वीरा ने मुस्कुराते हुए अपने कदम उसके और करीब बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ तमाशा करना ही कौन चाहता है? मैं तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, समझ नहीं आता क्या? वंश ने गुस्से से कहा, देखो मुझे ना तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना है ना ही कोई तमाशा, इसलिए तुम अब जहां से आई हो बाहर निकलो। वीरा ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे घर का रास्ता तो तुम्हारे दिल में है क्या? मैं तुम्हारे दिल के अंदर आ जाओ। वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम? वीरा ने कहा, चलो एक कमरा बुक करो फिर बताती हूँ कितनी बेशरम हूँ। वंश ने भी राखी बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब उसका चेहरा गुलाबी हो